पिछली क्लास में आपने लंबाई का मापन करने की मतलब लंबी दूरियों का मापन करने की विधि के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके बाद देखते हैं सूक्ष्म दूरियों का मापन किस प्रकार किया जाता है। सूक्ष्म दूरियों का मापन, जैसे मान लीजिए हमें अपनी पुस्तक के एक पेज की मोटाई ज्ञात करनी है, तो पुस्तक के पेज की मोटाई इतनी कम होती है कि हम उसको अपने स्केल से प्रत्यक्ष विधि द्वारा माप नहीं सकते। इसके लिए हमें किसी इनडायरेक्ट मेथड की आवश्यकता होगी। तो वो इनडायरेक्ट मेथड क्या हो सकती है? तो उसके लिए हमने एक बड़ी सिंपल सी विधि का यूज किया। अपनी पुस्तक के सभी पृष्ठों की मोटाई को, मान लीजिए पुस्तक में 500 पेजेस हैं, तो हमने उन सभी 500 पेजों की मोटाई को ज्ञात किया और जो मोटाई आती है उसको 500 से डिवाइड कर दिया, तो एक पेज की मोटाई ज्ञात हो जाती है। ये होती है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड से इतनी छोटी वस्तु को हम आंख से नहीं देख पाते। जैसे हमें किसी द्रव के एक अणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। द्रव का एक अणु इतना छोटा सा होता है कि हम उसको अपनी आंख से देख भी नहीं पाते, तो हम इसकी त्रिज्या या उसका व्यास ज्ञात करने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष विधि का उपयोग नहीं कर सकते। तो द्रव के एक अणु की त्रिज्या ज्ञात करने की विधि क्या होती है, इसको आप देखें। ज्यादा हमें इसकी गहराई में अध्ययन नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको विधि बता रहे हैं, उस विधि को शॉर्ट में देखें। तो द्रव में एक विशेषता होती है कि वो प्रवाहित होता है, बहता है। जब भी हम किसी द्रव को एक सरफेस पर गिरा देते हैं तो वो द्रव अपनी जगह जहां जहां वो जाना चाहता है वहां पे जाके अपने सभी मॉलिक्यूल्स को, अपनी सभी अणुओं को व्यवस्थित कर लेता है, अरेंज कर लेता है। जैसे हमने यहाँ इस सरफेस पर कोई द्रव गिराया, तो ये द्रव के जो अणु हैं वो इस प्रकार से गिराए जा रहे हैं। अब होगा क्या, ये अणु यहां नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा और उसकी हेल्प करेगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी भी इसको नीचे की ओर खींच रही है और ये खुद भी नीचे की ओर जाना चाहता है। तो ये अणु इन दो अणुओं को ऐसे हटाएगा और यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। ये अणु इन दो को हटाएगा और यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। ये यहाँ और ये यहाँ इस प्रकार सेट हो जाएगा। तो जो 3 लेयर्स बनी हुई थी, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये और ऐसे फैल जाता है और ये अणु इस प्रकार से नीचे आ जाते हैं। अब क्या होगा, अब ये वाला अणु भी नीचे आना चाहता है, तो ये यहाँ इनको खिसकाएगा। ये द्रव के बहने का कारण है। समझ आया? द्रव प्रवाहित क्यों होता है? क्योंकि ये द्रव का ये अणु इस अणु को दूर दूर करके स्वयं उसके स्थान पर फिट हो जाता है। तो कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, ये इस प्रकार की एक सरफेस हमें मिल जाती है। ये सरफेस कब मिलेगी? यदि आप उस द्रव को इतना एरिया प्रदान करेंगे कि वो अपने अनुसार स्वयं को एडजस्ट कर सके। आप एक कटोरे में या एक गिलास में या एक छोटे से बर्तन में अगर द्रव को डालेंगे तो जगह नहीं मिलेगी उसको चारों तरफ फैलने के लिए। तो हमने एक प्लेन सरफेस लिया, अपने कमरे का एक बहुत बड़े कमरे का फर्श लिया और यहाँ पर थोड़ा सा द्रव गिराया, तो पहले ये, फिर एट लास्ट ये कंडीशन भी हमें मिलेगी। ठीक है, तो जब ये कंडीशन हमें द्रव की मिल जाती है कि उसकी एक ही लेयर बचती है, तो उस समय इस लेयर की मोटाई क्या होगी? ये जो लेयर है इसकी मोटाई आपको दिख रही है, ये लेयर की मोटाई ये होगी और यही इस द्रव के एक अणु का व्यास भी है। समझ आया? ये जो द्रव के अणुओं की परतों की जो मोटाई है, द्रव के परत की मोटाई किसके बराबर है? वो द्रव के एक अणु के व्यास के बराबर। तो यदि हमें द्रव के एक अणु का व्यास मेजर करना है तो एक्चुअली हमें
इस परत की मोटाई को मेजर करना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड होती है। इस द्रव, यदि हम यहाँ पर एक द्रव डाल दें इस कमरे में, तो उसकी परत कितनी ऊंचाई होगी, उसकी द्रव की परत की मोटाई बहुत छोटी होगी, उसको हम आपसे देख भी नहीं सकते उस द्रव की ऊंचाई कितनी। उस ऊंचाई को मेजर करना मीन्स द्रव के एक अणु का व्यास मेजर करना। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट नहीं करना है, बल्कि इनडायरेक्ट मेथड से थोड़ी सी गणना करनी है, और उस गणना के द्वारा हम इस परत की मोटाई ज्ञात कर लेंगे और वही हमारे द्रव के अणु का व्यास होगा। तो देखिए, ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन जितना भी आपने द्रव नीचे गिराया है उसको हम पहले ही मेजर कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने अपने ग्लास में 20 मिलीलीटर 20 ml द्रव को नीचे गिराया है, तो आयतन की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, जितना भी आपने द्रव गिराया है नीचे फर्श पर उसको पहले ही हमने मेजर कर लिया, तो वो उसकी वॉल्यूम हो गया, उसका आयतन हो गया 20 मिलीलीटर। ठीक है, अब द्रव कितने स्थान में फैलता है, वो एक सर्कुलर शेप में फैल रहा है अगर, तो उस सर्कुलर शेप का हम एरिया ज्ञात कर लेंगे, और यदि आयताकार क्षेत्र में फैलेगा तो उसका एरिया ज्ञात कर लेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई मिलके वो एरिया बन जाता है। मान लीजिए द्रव जो फैला है वो इस शेप में फैला है, ये इस शेप में द्रव फैला है, तो इस शेप की हम रेडियस फाइंड करके पाई आर स्क्वायर से उसका एरिया फाइंड करेंगे। मान लीजिए वो एरिया आया 100, ठीक है, इंटू ऊंचाई। इस 100 को यहां ले आइए, तो 1/5 मीन्स 0.2 सेंटीमीटर ये उस द्रव की ऊंचाई होगी। ये हमने आपको एग्जाम्पल से बताया, इतनी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है, बहुत छोटी होती है, 0.000000, उसके बाद कुछ संख्या आएगी। ठीक है, तो ये तो केवल एग्जाम्पल था कि हम करते कैसे हैं। फिर से एक बार देखिए, जब हम किसी द्रव को गिराते हैं तो वो द्रव स्वयं को एडजस्ट करके एट लास्ट ये पोजीशन में आ जाता है, और जब ये पोजीशन में आ जाएगा तो इस द्रव की ऊंचाई, द्रव के परत की ऊंचाई, हाइट जो होगी वही द्रव के अणु का व्यास होगा। तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, कितना द्रव आपने शुरू में लिया था नीचे गिराने के लिए वो उसका आयतन है, वो कितने स्थान में उसने अपने आप को एडजस्ट किया, उस स्थान का एरिया हम फाइंड कर लेंगे, तो वो लंबाई और चौड़ाई मतलब एरिया बन जाएगा। इस एरिया को इस आयतन के नीचे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ऊंचाई आ जाएगी। ये ऊंचाई किसके बराबर होगी, इस द्रव के अणु की व्यास के बराबर। ठीक है, तो इसकी ज्यादा गहराई में हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये वास्तव में केमिस्ट्री पर बेस्ड है कि हम द्रव कौन सा लेते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें कौन सी रिएक्शंस होती है, वो हम उससे मतलब नहीं है। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में आपने समझ लिया कि शॉर्ट छोटी दूरियों का मापन इस प्रकार से, और भी कई विधियां होती हैं, ठीक है, ऐसे हम उसे फाइंड करते हैं। तो ये दोनों लंबी दूरियों को मापने के लिए और छोटी दूरियों को मापने के लिए अप्रत्यक्ष विधियां होती है। प्रत्यक्ष विधियां आप पिछली क्लास में सुन चुके हैं, स्केल के द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई डिवाइस होती हैं, टेप होती है, इंच टेप, मीटर स्केल भी होता है, इन सब के द्वारा, और भी कई 10वीं में आपने पढ़ा है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इनके द्वारा भी हम प्रत्यक्ष विधि से मापन करते हैं। और अप्रत्यक्ष विधि से अगर बहुत लंबी दूरी है तो पिछली क्लास में आपने देखा, और अगर बहुत छोटी दूरी है तो ये उसकी विधि हो सकती है। अब इसके बाद लंबाई का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तो मात्रक होता है मीटर, लेकिन सभी दूरियां हम मीटर से फाइंड नहीं कर सकते। हमें विभिन्न दूरियों का मेजरमेंट करने के लिए मीटर से थोड़े बड़े और थोड़े छोटे, या बहुत बड़े और बहुत छोटे यूनिट्स भी चाहिए होते हैं। तो लंबाई के कौन कौन से ऐसे मात्रक होते हैं
उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। तो हम आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, उससे आप लंबाई, द्रव्यमान, समय किसी के भी मात्रक को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कुछ प्रीफिक्स आप नोट कर लें, मिली, सेंटी, डेसी, हेक्टा, किलो, माइक्रो, नैनो। ये हमें फिजिक्स में कई बार चाहिए होंगे। मिली के लिए मल्टीप्लाइड होता है 10 टू द पावर -3। सेंटी के लिए मल्टीप्लाइड होता है 10 टू द पावर -2। डेसी के लिए 10, हेक्टा के लिए 10 टू द पावर 6, किलो के लिए 10 टू द पावर 3, माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6 और नैनो के लिए 10 टू द पावर -9। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये हमें कई बार फिजिक्स में चाहिए पड़ेंगे। उदाहरण के लिए 1 मिलीग्राम, हाउ मैनी ग्राम? 1 मिलीग्राम, मिली, ठीक है, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो हमें ग्राम से मतलब नहीं, हमें मिली से मतलब। मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 हो गए। चाहे वो मिलीग्राम हो, चाहे 1 मिलीमीटर आपसे पूछा जाए। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर? 1 मिलीमीटर। तो मिली शब्द को देखिए और इसको 10 टू द पावर -3 मीटर। जिन मात्रकों को हम नहीं भी जानते, अभी अभी आप आगे जानने लगोगे, जैसे कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ये आप 12th में पढ़ेंगे। में कितने कूलम होते हैं? अभी हम कूलम की एबीसीडी अभी नहीं जानते, लेकिन हम माइक्रो को जानते हैं। माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। तो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। समझ आया? तो ये प्रीफिक्स होते हैं, उपसर्ग हिंदी में कहते हैं। ये जहां भी लगे हो, चाहे कूलम हो, चाहे ग्राम हो, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे कुछ भी सेकंड हो, ठीक है। 1 नैनो सेकंड इज इक्वल टू ब्लैंक सेकंड। ये एग्जाम में आ गया, खाली स्थान भरिए। 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम ये अनुलग्न में जानते हैं। नैनो जहां भी लिखा होता है वहां पे हम 10 टू द पावर -9 का यूज कर देते हैं। तो हमें आंसर मिल गया, 1 नैनो सेकंड में 10 टू द पावर -9 सेकंड होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लंबाई के या किसी भी भौतिक राशि के लघु और सूक्ष्म, लघु और दीर्घ मात्रक कौन कौन से होते हैं? ऋणात्मक भाग जहां भी लगी है ये सभी सूक्ष्म मात्रक है, छोटे मात्रक है, और जहां पॉजिटिव पावर लगी है ये बड़े मात्रक है। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? तो किलो, किलो मीन 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000। और हम सब जानते हैं कि ये सही है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये सब शब्द आप याद कर लें। इन शब्दों पे आपको आगे आने वाली फिजिक्स में कई न्यूमेरिकल्स करने होंगे, ठीक है, और कई प्रकार के हम इसमें चेंजेस करेंगे। एक मात्रक को दूसरे मात्रक भी हमें चेंज करना होता है, तो ये सभी हमें उसमें चाहिए होते हैं। और भी कई हैं, ठीक है, जैसे एक और नोट कर सकते हैं, पिको 10 टू द पावर -12 सॉरी। तो ये सभी भौतिक राशियों के सूक्ष्म और दीर्घ मात्रकों के अनुलग्न है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखें, कल परीक्षा में खाली स्थान में आ जाता है। 1 पिको फैरड बराबर कितने फैरड? 1 पिको फैरड। अब ये फैरड क्या होता है वी डोंट नो, इसको हम 12th में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं जानते। फैरड वास्तव में धारिता की इकाई होती है, और धारिता भी अभी आप नहीं जानते हैं।
इसको भी 12th में पढ़ेंगे, और यदि आपको अभी जानना है तो आप 12th वाले वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमें तो पिको से मतलब, एक पिको फेरड में कितने फेरड, पिको लिखा है इसलिए 10⁻⁻12 फेरड। ऐसे परीक्षा में कई खाली स्थान बनते हैं, तो इन सबको आप नोट कर लीजिए।